नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बुक्ड समरी पर। आज जो सफर हम शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ एक किताब का सफर नहीं है। ये इंसानी दिमाग की उन परतों की यात्रा है जिन्हें हम जानना तो चाहते हैं, पर उन्हें देखने से डर भी लगता है। आप ये वीडियो सिर्फ सुन नहीं रहे, आप अभी एक ऐसे कमरे में कदम रखने जा रहे हैं जहां सच हमेशा खूबसूरत नहीं होता, पर वही सच आपको ऐसी नजर देगा जो पूरी जिंदगी बदल देती है। कहानी शुरू होती है एक आम शहर और एक बिल्कुल आम इंसान से। उसका नाम है आरव। आरव कोई जासूस नहीं, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं, कोई जीनियस नहीं। वो आप जैसा है, हम जैसा है, अपने काम में बिजी, अपनी जिंदगी में उलझा हुआ और दुनिया से वैसी ही उम्मीद रखता हुआ जैसी एक सीधा इंसान रखता है। पर जिस दिन उसकी जिंदगी में कुछ सटल, छोटी पर अजीब चीजें होने लगीं, उसी दिन उसे पता चला कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। और सच कहूं, हम सबकी कहानी ऐसे ही शुरू होती है, एक छोटी सी बेचैनी से, एक छोटी सी चिंता से, एक वाइब से जो हम फील करते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। उस दिन ऑफिस की सुबह बिल्कुल सामान्य थी। आरव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी राहुल, उसका नया कॉलीग, उसके पास आकर बोला, भाई तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। आवाज इतनी स्वीट थी कि कोई ना नहीं कहता। आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बोलो। राहुल बोला, बस ये स्लाइड देखना था, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। 2 मिनट 5 बन गए, 5 15 बन गए, और देखते ही देखते राहुल ने अपना पूरा काम धीरे धीरे आरव की ओर शिफ्ट कर दिया। और आपको पता है सबसे मजेदार हिस्सा क्या था? हर बार वो इतनी विनम्रता से बोलता, इतना जेन्युइन बनता कि आरव मना कैसे करे। पर इसी बीच कुछ बहुत सटल हुआ, एक ऐसा सीन जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। जब आरव किसी मिस्टेक की तरफ इशारा करता, राहुल एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपनी आंखें सिकोड़ता, होठों को टाइट पकड़ता और तुरंत मुस्कुरा देता। आरव ने उस समय इसका मीनिंग नहीं समझा, लेकिन हम समझते हैं, ये माइक्रो एक्सप्रेशन था। किताब हमें बताती है कि ये आधे सेकंड वाली झलकियां इंसान की असल भावनाएं दिखाती हैं। राहुल इरिटेट था, इनसिक्योर था, थ्रेटेंड था, पर उसने इसे छिपाया, लेकिन चेहरे ने बिट्रे कर दिया। इसी दिन एक और चीज हुई, वॉइस टोन का बिट्रेयल। जब बॉस ने मीटिंग में पूछा कि इस प्रोजेक्ट में किसने ज्यादा काम किया है, राहुल के जवाब देते समय उसकी आवाज थोड़ी शेकी हो गई। वो कॉन्फिडेंटली बोलना चाहता था, पर सबकॉन्शियस ने उसे बिट्रे कर दिया। टोन कभी झूठ नहीं बोलती, ये किताब का सबसे बड़ा ट्रुथ है जो आरव धीरे धीरे समझने वाला था। अगले कुछ दिनों में एक पैटर्न बन गया। राहुल हर दिन मदद मांगता, आरव हर दिन हेल्प करता, और धीरे धीरे राहुल ने छोटी मदद को जरूरी सपोर्ट में बदल दिया। यही फुट इन द डोर टेक्निक है। पहले एक छोटी हां, फिर एक बड़ी हां, और यकीन मानिए आपको कभी एहसास नहीं होता कि आपने कब बड़ी हां बोल दी। एक शाम की बात है, ऑफिस से वापस लौटते हुए आरव मेट्रो में बैठा था। भीड़ में उसे एक अजीब सा फ्लैशबैक आया। क्या राहुल ने उसे इस्तेमाल किया? क्या ये एक पैटर्न है? वो जिस चार्म से बात करता था, जिस तरह कॉम्प्लीमेंट्स देता था, और फिर कंट्रोल लेने की सटल कोशिश, ये सब कुछ सस्पिशियस लगता जा रहा था। तभी मेट्रो में सामने बैठे एक मिडिल एज आदमी को देखकर आरव को एहसास हुआ कि बॉडी लैंग्वेज खुद बोलती है। उस आदमी की आंखें फोन पर थीं, पर उसके पैर यादृच्छिक रूप से हिल रहे थे, जैसे कोई एंग्शियस पैटर्न। और अचानक आरव ने कनेक्ट किया, राहुल भी यही करता था। जब भी वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता, उसकी फिंगर्स टेबल पर रिदमिकली टैप करती थी। किताब कहती है कि बॉडी लैंग्वेज इंसान का पहला और अंतिम सच है, और आज आरव को वो सच पहली बार दिख रहा था। 2 दिन बाद राहुल ने एक नई ट्रिक शुरू की, साइलेंट ट्रीटमेंट। पहले तो नॉर्मल बात करता, फिर अचानक इग्नोर। 3 घंटे कोई रिप्लाई नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। रात में एक छोटा सा मैसेज भेजता, सॉरी यार मूड खराब था, और आरव का दिमाग गिल्ट में डूब जाता। उसे लगता कि शायद उसने ही कुछ गलत किया। किताब कहती है मैनिपुलेटर की सबसे डेंजरस ट्रिक यही होती है, उसे पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहकर दूसरे की आत्मा हिला देनी है। एक दिन सुबह ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को मोड़ दिया। मीरा HR से आरव के पास आई। उसने कहा, यू लुक ड्रेन्ड। ये 2 शब्द आरव के गले में कुछ फंसा गए। दुनिया देख रही थी कि वो थका नहीं, टूट चुका था। मीरा को लोगों की इमोशंस पढ़ने की रेयर प्रतिभा थी। वो एम्पैथ थी। एम्पैथ वो होता है जो वाइब सुनता है, इमोशंस गिरते और उठते महसूस करता है, सटल एनर्जी शिफ्ट्स पकड़ लेता है। मीरा ने कहा, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो तुमसे एनर्जी खींच रहा है। ये लोग स्माइल करते हैं बट इंटेंशंस नहीं, तुम्हें बाउंड्री जरूरी लगेंगी। ये पहली बार था जब किसी ने आरव के लिए मिरर पकड़ा।
आज उसने समझा कि लोग दो तरह से मैनिपुलेट करते हैं, वर्ड से और साइलेंस से, और दोनों का पैटर्न एक जैसा है, कंट्रोल। और दोस्तों, इसी जगह से डार्क साइकोलॉजी की असली कहानी शुरू होती है। आरव ने अब ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब राहुल बोलता, उसकी आंखों का फ्लिकर, उसकी बॉडी का लीन, उसकी पाम्स की मूवमेंट, सब एक हिडन ट्रूथ दिखाते थे। अब उसे पता चल रहा था कि जब किसी की आंखें एक सेकंड के लिए डाउनवर्ड जाएं, वो गिल्ट दर्शाता है। जब कोई आंखें अनबैलेंस करे, वो डिस्कंफर्ट। जब कोई शोल्डर्स वाइड करके बैठे, वो डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर रहा है। धीरे धीरे सच एक खुली किताब जैसा दिखने लगा। राहुल वो नहीं था जो वो दिखा रहा था। वो स्वीट नहीं था, स्ट्रैटेजिक था। वो हेल्पफुल नहीं था, हंग्री था। वो फ्रेंडली नहीं था, कैलकुलेटेड था। और एक शाम आरव ने निर्णय लिया, अब वो रूल समझे बिना नहीं खेलेगा। वो घर पहुंचा और मिरर में खुद को देखा। उसे अपने अंदर डर, हेजिटेशन और कंफ्यूजन दिखा। उसने सोचा कि अगर लोग साइकोलॉजी को वेपन बना सकते हैं, तो वो इसे शील्ड बना सकता है। किताब ने यही कहा था, ज्ञान को समझो, इस्तेमाल ना भी करो, पर उससे खुद को बचाओ जरूर। पार्ट 1 यही समाप्त नहीं होता। ये आरव की जागृति का पहला कदम था। अगले हिस्से में, पार्ट 2 में, आप देखेंगे कैसे आरव डार्क साइकोलॉजी को पढ़कर सिर्फ राहुल से नहीं, बल्कि अपनी खुद की सीमाओं, चाइल्डहुड पैटर्न्स और इमोशनल ट्रिगर से भी लड़ना सीखता है। उस रात आरव बहुत देर तक नींद में नहीं जा पाया। कमरा अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर का अंधेरा उससे भी गहरा। सीलिंग पर टंगी सफेद रोशनी की छोटी सी रेखा बार बार उसकी आंखों पर पड़ती और उसे याद दिलाती कि वह अब तक कितना ब्लाइंड था। उसे लग रहा था जैसे उसके भीतर एक नया दरवाजा खुल गया है, जिसकी दूसरी तरफ ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ दिखता है। लोगों की नीयत, चेहरे की छोटी ट्विच, वॉइस में छुपा डर, जेस्चर्स में छुपी डोमिनेशन। लेकिन उसने ये सब कभी देखा ही नहीं था। उसने उस रात पहली बार खुद को फील किया। थकान नहीं, खोखलापन। जैसे किसी ने उसकी एनर्जी निकाल ली हो, जैसे वह हॉलो शेल बच गया हो। यही वो एहसास है जिसे किताब एम्पैथ बर्नआउट कहती है। एक ऐसी स्थिति जब आप दूसरों की इमोशंस लिफ्ट करते करते अपनी खुद की इमोशंस खो देते हैं। अगली सुबह सूरज की रोशनी पर्दे से छनकर कमरे में आई, लेकिन उसके भीतर कुछ अब भी भारी था। फिर भी उसने खुद को तैयार किया और ऑफिस पहुंचा। इस बार उसने फैसला किया था कि आज वो ऑब्जर्व करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। वो खुद को समझेगा, दूसरों को नहीं। ऑफिस में घुसते ही उसने राहुल को देखा। सामान्य मुस्कान, सामान्य पोस्चर, पर आज आरव की आंखें अलग थीं, जैसे अब वो सरफेस नहीं, गहराई देख पा रहा था। राहुल ने कैजुअली कहा, भाई आज वो रिपोर्ट तुम भेज देना, मैं थोड़ा व्यस्त हूं। पहले आरव तुरंत हां बोल देता। आज उसने कहा, तुम्हें चाहिए तो तुम खुद कर लो। बस इन 5 शब्दों ने कमरे की हवा बदल दी। राहुल ने मिली सेकंड के लिए अपना जॉ टाइटन किया। आंखों में इरिटेशन चमकी और तुरंत उसने मुस्कान का मुखौटा लगा लिया। आरव अंदर से कांप गया, क्योंकि उसने पहली बार मैनिपुलेशन को एक्सपोज्ड होते देखा था। लेकिन यही किताब सिखाती है, जब आप किसी मैनिपुलेटर को मिरर दिखाते हैं, वो डरता नहीं, वो असहज होता है। उस दिन लंच में आरव ने सब मीरा को बताया, विस्तार से। मीरा ने शांत आवाज में कहा, तुम्हें पता है, हमारे दिमाग में एक हिस्से को एमिगडेला कहते हैं। यह थ्रेट डिटेक्ट करता है। जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट करता है, यह एक्टिवेट हो जाता है। तुम एंग्शियस हो जाते हो, और जब तुम साइलेंस में गलती ढूंढते हो, तब तुम्हारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है। आरव सुन रहा था और पहली बार उसके अंदर क्लैरिटी जाग रही थी। मीरा बोली, राहुल का बिहेवियर रैंडम नहीं है। वो वही करता है जो उसे पावर देता है। कोई गिल्ट से कंट्रोल करता है, कोई डर से, कोई स्वीट टॉक से। तुमने उसे पहली बार रोक दिया है, अब वो कोशिश करेगा कि तुम्हें फिर से वही कमजोर स्पॉट पर खड़ा कर दे। इस बात ने आरव के भीतर हलचल पैदा कर दी। क्या वो सच में इतना प्रिडिक्टेबल था? क्या वो चाइल्डहुड से ही ऐसा चलता आया? घर आकर उसने पुरानी बातें याद करना शुरू किया। बचपन में जब वो गलती करता, पिता हमेशा कहते, तुमसे उम्मीद थी, तुमने निराश किया। बस यही वाक्य उसके दिमाग में गिल्ट का पहली ईंट था। किताब कहती है, चाइल्डहुड पैटर्न्स अडल्ट इमोशनल रिस्पॉन्सेस बनाते हैं, और आज पहली बार उसे एहसास हुआ गिल्ट उसके भीतर बचपन से बैठा है, इसलिए राहुल का गिल्ट ट्रैप उस पर आसानी से काम कर गया। अगले दिन ऑफिस में एक सीन हुआ जिसने इस कहानी का दूसरा दरवाजा खोल दिया। राहुल मीटिंग में था, प्रेजेंटेशन चल रही थी, और अचानक उसने आरव के हिस्से की बात खुद के नाम पर क्रेडिट कर ली। कमरे में सब लोग देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। पहले की तरह आरव चुप नहीं रहा।
उसने कामली कहा, यह पार्ट मैंने किया था, अगर तुम भूल गए हो तो मैं स्लाइड्स दिखा देता हूं। कमरा इतने सेकंड के लिए खामोश हो गया जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। राहुल का चेहरा फीका पड़ गया, उसकी आंखों में माइल्ड पैनिक दिखा। उसने क्विकली टोन को सॉफ्टन किया, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, यू डिड अ गुड जॉब। लेकिन अब धोखे की परतें उतर चुकी थीं। आरव को पता था यह कॉम्प्लीमेंट नहीं था, यह एक डेस्परेट अटेम्प्ट था। किताब कहती है जब मैनिपुलेटर एक्सपोजर के फियर में आता है वो स्वीटनेस में डूब जाता है ताकि पुराने पैटर्न्स वापस एक्टिव हो जाएं। उसने वही किया। मीटिंग के बाद राहुल ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम बदल गए हो, सब ठीक तो है। यह लाइन वही है, क्लासिक मैनिपुलेशन रीसेट लाइन। यही वो मोमेंट था जहां पर आरव को अपनी नई स्किल की सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। आरव ने सिर्फ उसकी आंखों में देखा, कोई इरिटेशन नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई डर नहीं, बस क्लैरिटी। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हां मैं बदल गया हूं और मैं खुद को पसंद कर रहा हूं। इस एक लाइन ने राहुल की पूरी पावर छीन ली। उस रात घर लौटते हुए आरव मेट्रो की खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी, पर उसके भीतर पहली बार एक अजीब सी शांति उतर रही थी, जैसे वो अभी अभी अपने अंदर की एक बड़ी लड़ाई जीत कर निकला हो। वो सोच रहा था कि क्या यह सिर्फ राहुल से लड़ाई थी या ये उसकी खुद की कमजोरी, पुरानी कंडीशनिंग और अपनी वैल्यू के बावजूद चुप रहने की आदत से लड़ाई थी। आज उसके भीतर एक नया संवाद शुरू हुआ था। उसका सबकॉन्शियस पहली बार उससे बात कर रहा था। देखना सीखो, समझना सीखो और सबसे जरूरी अपने आप को कम मत समझो। उसने महसूस किया कि डार्क साइकोलॉजी का असली फायदा दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, खुद को फ्री करने में है। फ्री फ्रॉम फियर, फ्री फ्रॉम गिल्ट, फ्री फ्रॉम द अब्यूज ऑफ स्वीट टॉकर्स। रात धीरे धीरे शहर की छतों पर उतर रही थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाज कम हो रही थी, हवा ठंडी हो चुकी थी और आरव अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़कर बैठा था। इतने दिनों की संघर्ष, इतने दिनों की उलझन, इतने दिनों की कंफ्यूजन, आज उसे लग रहा था कि वो अपने अंदर की किसी बहुत पुरानी गांठ को खोल चुका है। लेकिन साथ ही उसके मन में एक नया सवाल बार बार उठ रहा था, अगर मैनिपुलेशन इतना सटल है तो दुनिया में कितनी ऐसी बातें होंगी जो हमें बिना बताए कंट्रोल कर रही होंगी। क्या हम अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेते हैं या कोई और उन्हें अनसीन तरीके से पुश कर रहा होता है? किताब का अगला हिस्सा उसकी आंखों के सामने खुल रहा था। सबकॉन्शियस माइंड। कहानी अब बाहरी दुनिया से हटकर उसके भीतर की दुनिया में उतरने वाली थी। अगले दिन मीरा ने उसे कैफे में बुलाया। माहौल शांत था, बैकग्राउंड में हल्का पियानो चल रहा था और विंडो से आती धूप टेबल पर सुनहरा पैटर्न बना रही थी। मीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आरव, अब तक तुमने लोगों को पढ़ना सीखा है, अब असली परीक्षा यह है कि तुम खुद को पढ़ सको, क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं समझता उसे दुनिया सबसे आसानी से कंट्रोल कर लेती है। आरव ने थोड़ी हैरानी से पूछा, मतलब मुझे हिप्नोसिस सीखनी होगी? मीरा मुस्कुराई। हिप्नोसिस का मतलब लोगों को नींद में डालना नहीं होता। असली हिप्नोसिस तब होती है जब इंसान अपनी ही जिंदगी में ऑटो पायलट पर चलता है, जब डिसीजंस हैबिट्स लेती हैं, इमोशंस ड्राइव करते हैं और पास्ट तुम्हारा प्रेजेंट बन जाता है। उसने एक छोटी एक्सरसाइज शुरू की। उसने आरव की दोनों हथेलियां अपने हाथों में ली और बोली, अब तुम सिर्फ मेरी आवाज सुनो, बाहर की आवाज इग्नोर करो, अपनी सांसों को सुनो और खुद से पूछो, तुम्हें किस बात से डर लगता है? आरव ने आंखें बंद की। पहले तो उसे लगा कि यह सिली है, लेकिन जैसे ही उसने अपने अंदर की आवाज सुनी, एक मेमोरी उभर आई, अपने बचपन की, जब वो गलती करता था और पिता कहते थे, तुमसे उम्मीद थी, तुमने निराश किया। वो वॉइस आज भी उसके सबकॉन्शियस में जंजीर बनकर बैठी थी। उसकी हर गिल्ट इसी आवाज से पैदा होती थी और यही वो वॉइस थी जो राहुल इस्तेमाल करता था। मीरा ने धीरे से कहा, यही हिप्नोसिस है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे इमोशंस कैसे बने। जब तुम रूट समझ जाते हो, कोई भी तुम्हें उस ट्रिगर से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आरव की आंखें नम हो गई।
उसे पहली बार पता चला कि उसकी आधी जिंदगी उन मेमोरीज के कंट्रोल में थी जिनके बारे में वो कभी सोचता भी नहीं था। वो चुप था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था, एक ऐसा तूफान जो उसे तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया था। अगले कुछ दिनों तक आरव ने खुद पर एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। जब भी राहुल उसे गिल्ट महसूस करवाता, आरव डीप ब्रीथिंग करता और खुद से कहता, ये मेरी वॉइस नहीं है, ये एक पुराना पैटर्न है और मैं इसे अब बदल रहा हूं। वो नोटिस करने लगा कि अब राहुल की स्वीटनेस उसकी कमजोरी नहीं बन रही, बल्कि वो स्वीटनेस अब उसके लिए एक अलार्म बन चुकी थी। जब राहुल हद से ज्यादा अच्छा बनता, आरव अलर्ट हो जाता। जब राहुल किसी रिक्वेस्ट को बस एक छोटी सी बात कहकर प्रेजेंट करता, आरव उसकी आईज में फ्लिकर ढूंढता। जब राहुल साइलेंस का वेपन इस्तेमाल करता, आरव उसे इमोशनल ट्रैप की तरह पहचान लेता। धीरे धीरे आरव की आंखें हर जगह पैटर्न्स देखने लगी। मेट्रो में एक आदमी अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए अननेसेसरीली लाउड बोल रहा था। एक लड़की अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए बार बार फेक स्माइल कर रही थी। एक कपल लड़ते हुए भी एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे थे, जैसे उनकी लड़ाई में भी साइकोलॉजी छुपी थी। दुनिया अब उसके लिए किताब बन चुकी थी और हर इंसान उस किताब का एक पन्ना। लेकिन कहानी ने असली मोड़ तब लिया जब राहुल ने उसे फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश की। एक शाम राहुल ने उसके पास आकर कहा, यार कल बॉस से मेरी मीटिंग है, क्या तुम मेरे लिए वो रिपोर्ट बना दोगे? तुम तो वैसे भी फास्ट हो इसमें। पहले की तरह टोन स्वीट थी, आंखों में फोर्स वार्मथ, लिप्स पर फेक स्माइल। लेकिन आज आरव के भीतर क्लैरिटी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें लगता है मैं फास्ट हूं, इसलिए तुम मेरा टाइम एक्सप्लॉइट करोगे? राहुल का चेहरा जम गया। उसने आवाज धीमी की, ऐसा मत बोलो, मैं बस भरोसा करता हूं तुम पर। आरव ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, भरोसा नहीं, डिपेंडेंसी। और डिपेंडेंसी ही असली वेपन है कंट्रोल का। इस बार राहुल एक सेकंड के लिए सच में डर गया। पूरी कहानी में पहली बार उसके चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे किसी ने उसका हथियार उससे छीन लिया हो। यह वही मोमेंट था, वो टर्निंग पॉइंट जब मैनिपुलेटर नहीं रह जाता, क्योंकि सामने वाला अवेकंड हो चुका होता है। उस रात आरव देर तक छत पर बैठा रहा। हवा उसके चेहरे से गुजर रही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ और गहरा चल रहा था। आज उसने महसूस किया कि साइकोलॉजिकल अवेयरनेस किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होती, ये खुद को बचाने की एक कला होती है। सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट। वो मन ही मन मुस्कुराया। शायद यही डार्क साइकोलॉजी का असली उजाला है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है पार्ट 4, जहां आरव इमोशनल बाउंड्रीज बनाना सीखता है, एनर्जी प्रोटेक्शन सीखता है, एंगर मैनेजमेंट सीखता है और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों की असली इंटेंशंस को पहले सेकंड में पढ़ना सीख जाता है। उस रात का आकाश कुछ अलग था, जैसे हवा के भीतर कोई पुरानी थकान उड़ रही हो और एक नई सांस शहर पर छाई हो। आरव अपने टेरेस पर बैठा था, रेलिंग को पकड़कर नीचे फैली सिटी लाइट्स को देखता हुआ। दसियों गाड़ियों की रोशनी सीधी रेखाओं की तरह सड़कों पर बह रही थी, लेकिन आज उसे लगा जैसे ये सब रोशनियां उसकी अपनी थॉट्स की तरह हैं, भाग रही हैं, घूम रही हैं, एक दिशा ढूंढ रही हैं। उसके अंदर एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे उसने पहली बार अपने ऊपर रखा कोई बोझ उतार फेंका हो। लेकिन उसी के साथ एक बेचैन करने वाला सवाल भी उठा, अगर राहुल जैसा इंसान जिंदगी में एक था, तो दुनिया में कितने और होंगे? और क्या वह हर किसी को पढ़ पाएगा? क्या वह हर मैनिपुलेशन से खुद को बचा पाएगा? अगली सुबह ऑफिस में एंटर करते ही उसे महसूस हुआ कि राहुल अब भी उसे ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन इस बार डर के साथ। पहले राहुल उसे एक्सपेरिमेंट की तरह देखता था, जैसे वो सोचता हो कि ये आसान है। अब वो इसे ऐसे देख रहा था जैसे प्रेडेटर अपनी गलत प्रे से सामना कर ले। आरव ने पहली बार पावर शिफ्ट महसूस किया, पावर जो उसने डोमिनेंस से नहीं, अवेयरनेस से हासिल की थी। इसी दिन एचआर रूम में मीरा ने उसे एक बात कही जिसने उसकी पूरी जर्नी का अगला चैप्टर खोल दिया। वो बोली, एक मैनिपुलेटर तभी सफल होता है जब उसे किसी भावनात्मक दरार में एंट्री मिलती है। आरव ने भौएं चढ़ाई, मतलब? मीरा ने वाटर बॉटल मेज पर रखते हुए कहा, बाउंड्री।
यही वो लाइन है जहां लोग तय करते हैं कि कौन उनकी दुनिया में कितना अंदर आएगा। पर तुम्हारी बाउंड्री बहुत पतली थी, इसलिए राहुल को रास्ता मिला। ये शब्द आरव के सीने में चोट की तरह लगे, लेकिन एक ऐसी चोट जो दिमाग को जागृत कर दे। उसने पहली बार सोचा उसने जिंदगी में कितनी बार ना कहना अवॉइड किया था, कितनी बार उसने सबको खुश रखने के लिए खुद को दुख दिया था, कितनी बार उसने टॉक्सिक बिहेवियर्स को चलो छोड़ो लोगों की नेचर होती है कहकर जस्टिफाई किया था। किताब कहती है कि बाउंड्रीज सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं होती, बाउंड्रीज इमोशनल होती हैं। किसी की बात आपको कितना इफेक्ट करती है, किसी के शब्द आपको कितना चोट पहुंचाते हैं, किसी का मूड आपकी मेंटल पीस को कितना डिस्टर्ब करता है। और आरव अपनी सारी जिंदगी इन बाउंड्रीज को ना समझकर जी चुका था। उस दिन उसने फैसला किया अब वो अपने लिए इमोशनल वॉल्स खड़ी करेगा। शाम को जब वह मेट्रो से लौट रहा था, उसने अपने फोन का फ्रंट कैमरा खोला और खुद को देखा। उसके चेहरे पर वो सॉफ्टनेस नहीं थी जो पहले थी, अब उसमें स्टेडीनेस थी। और इसी स्टेडीनेस के साथ उसने खुद से साइलेंटली कहा, मैं अपनी बाउंड्रीज बनाऊंगा और कोई उन्हें क्रॉस नहीं करेगा, चाहे वह कितना ही स्वीट क्यों ना हो। अगले दिन ऑफिस में एक इंसिडेंट ने यह बाउंड्री टेस्ट कर दी। राहुल पास आया और अपनी वही पुरानी स्वीट वॉइस में बोला, भाई आज लंच साथ में करते हैं ना, पुराने दिनों की तरह। पहले आरव यस कह देता, आज उसका दिमाग शांत था। उसने कहा, नहीं। इतना सिंपल, इतना पावरफुल, इतना बाउंड्री सेटर। राहुल का चेहरा एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। उस ब्लैंकनेस में बहुत कुछ था, घबराहट, कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा पावर लॉस का डर। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ना बोलने के बाद पहली बार आरव ने खुद को हल्का महसूस किया। उसे लगा जैसे उसकी ओन एनर्जी की सुरक्षा शुरू हुई है। और यहीं से कहानी का अगला हिस्सा खुलता है, एनर्जी साइकोलॉजी। एक शाम मीरा ने उसे अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बुलाया। हवा शांत थी, इमारतें अंधेरे में डूबी हुई थी और घरों की खिड़कियों से निकलती पीली रोशनी शहर को एक मानवीय वार्मथ दे रही थी। मीरा ने कहा, तुम्हें पता है, हम सब एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड लेकर चलते हैं। हम इसे महसूस नहीं करते, लेकिन हमारा बिहेवियर, हमारी इमोशंस, हमारा अंदर का स्टेबिलिटी हर उस इंसान पर असर डालता है जो हमारे 3 मीटर रेडियस में आता है। आरव ने पूछा, तो राहुल मेरी एनर्जी क्यों खींचता है? मीरा ने चाय की भाप के बीच कहा, क्योंकि जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, गिवर्स और टेकर्स। गिवर्स एनर्जी देते हैं, टेकर्स एनर्जी चूसते हैं। और टेकर्स हमेशा सेंसिटिव लोगों को टारगेट करते हैं। तुम सेंसिटिव हो, इसलिए तुम उनका फेवरेट टारगेट थे। यह सुनकर जैसे किसी ने पन्ना पलट दिया हो। पहली बार आरव को एहसास हुआ कि उसकी एग्जॉशन फिजिकल नहीं थी, इमोशनल थी। उसके भीतर 2 साल पुरानी थकान जम चुकी थी और राहुल जैसे लोग उस थकान पर सॉल्ट छिड़क रहे थे। अब कहानी और गहरी हुई। अगले हफ्ते ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। सब लोग नर्वस थे, सबके चेहरे पर स्ट्रेस था, बॉडी लैंग्वेज में दबाव, आंखों में डर और रूम में ऐसी एनर्जी की जैसे हवा इटसेल्फ हैवी हो। लेकिन आज आरव उस डर का हिस्सा नहीं बना। पहली बार उसने खुद को पैनिक से डिटैच किया। उसका दिमाग शांत रहा। उसने खुद को अपनी ब्रीदिंग पर फोकस किया और इस बार वह खुद को पैनिक से ऊपर उठते हुए महसूस कर रहा था, जैसे वो स्टॉर्म को बाहर देख रहा हो और खुद उसके बीच में नहीं हो। यही उसने महसूस किया, इमोशनल बाउंड्रीज प्लस एनर्जी प्रोटेक्शन इक्वल्स पीस। और जब मन शांत होता है तो एंगर भी अपने आप बदलने लगता है। पहले जो बातें उसे तुरंत ट्रिगर करती थीं, अब वे सिर्फ सीन्स बनकर गुजर जाती थीं। पहले जिन लोगों के शब्द उसके दिल पर चोट पहुंचाते थे, आज वो शब्द हवा की तरह लगने लगे थे। पहले जिन मैनिपुलेशंस में वह फंस जाता था, आज वे उसके लिए ट्रांसपेरेंट हो चुके थे। एक दिन राहुल ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस रात घर लौटते हुए आरव ने मेट्रो की खिड़की में अपनी रिफ्लेक्शन देखी। ये वही चेहरा था, लेकिन आंखें बदल चुकी थी। अब उनमें सॉफ्टनेस नहीं, समझ थी। अब उनमें डर नहीं, क्लैरिटी थी। अब उनमें डर नहीं, डेप्थ थी। आज उसे समझ आया कि असली मास्टरी यही है कि आप दुनिया के अंधेरे को नहीं, अपने भीतर की रोशनी को जीतते हैं। और जब रोशनी प्रबल होती है तो कोई भी मैनिपुलेटर, कोई भी टॉक्सिक व्यक्ति, कोई भी इमोशनल प्रीडेटर आपके मन की दीवारों को तोड़ नहीं सकता। लेकिन कहानी अब क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि पार्ट 5 में
आरव अपनी पूरी जर्नी को एक फाइनल शोडाउन में लेकर जाता है। उसका सामना उस गहरे ट्रुथ से होता है जिसके बारे में यह किताब आखिर में बात करती है कि डार्क साइकोलॉजी का असली उद्देश्य दूसरों पर शक्ति नहीं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। और पार्ट 5 आपको वो सब दिखाएगा जो ट्रांसफॉर्मेशन को उसकी हाईएस्ट फॉर्म में ले जाता है। शाम का समय था। ऑफिस की इमारतें बाहर से चमक रही थीं, लेकिन उनके भीतर इंसानों की थकान, एम्बिशन, जेलसी और प्रीटेंस का भार अब भी तैर रहा था। आरव लिफ्ट से नीचे उतर रहा था और हर मंजिल के साथ उसे लग रहा था कि वह सिर्फ बिल्डिंग से नीचे नहीं जा रहा, वह अपने पुराने वर्जन से भी नीचे उतर रहा है। जैसे वह एक एक करके अपने दिल पर लगे सारे पुराने लेयर्स उतार रहा था। गिल्ट का लेयर, फियर का लेयर, ओवर थिंकिंग का लेयर और सबसे भारी लेयर, दूसरों को खुश रखने की आदत। जब वो ऑफिस के गेट से बाहर निकला, उसे अचानक महसूस हुआ कि हवा आज कुछ अलग है। जैसे उसमें एक साफपन है, एक क्लैरिटी है। जैसे शहर का नॉइस भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बल्कि उसकी इनर वॉइस को और साफ कर रहा है। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। अगली सुबह प्रोजेक्ट टीम की एक बड़ी मीटिंग थी। सब लोग नर्वस थे, कुछ अपनी फाइल्स पकड़कर भाग दौड़ कर रहे थे, कुछ अपनी मिस्टेक्स कवर करने की कोशिश में लगे थे और कुछ बस देख रहे थे कि इस केओस में कैसे बचा जाए। और तभी, जैसे किसी फिल्म की सीन में विलन अपनी आखिरी कोशिश करता है, राहुल धीरे धीरे चला आया। उसके चेहरे पर वही पुरानी फैब्रिकेटेड सॉफ्टनेस थी, वही फेक वार्मथ, वही मैनिपुलेटिव सिंपैथी, वही पॉलिश्ड वर्ड्स। यार आरव, कल जो हुआ उसे दिल पर मत लेना, हम दोनों दोस्त हैं ना। चलो आज सारे डिफरेंसेस भूलकर साथ काम करते हैं। पहले वाला आरव पिघल जाता, उसका दिल सॉफ्टन हो जाता। वह गिल्ट में अपने आप को गलत मान बैठता और यह सोचकर कॉम्प्रोमाइज करने था कि शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। लेकिन आज का आरव अलग था। आज उसकी आंखों में वो डेप्थ थी जो सिर्फ उस इंसान की आंखों में होती है जिसने खुद को अंदर से जीत लिया हो। उसने शांत आवाज में कहा, तुम्हें दोस्ती चाहिए लेकिन कंट्रोल के साथ, मुझे दोस्ती चाहिए सम्मान के साथ। राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले उसके चेहरे का मुखौटा गिरने लगा। उसकी आंखों में इरिटेशन का वो पुराना फ्लिकर उभरा जिसे आज आरव साफ देख पा रहा था। उसकी वॉइस शेकी हो गई। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं बस। आरव ने उसे बीच में रोका। तुम बस वही कर रहे हो जो तुम हमेशा करते हो, स्वीट बनकर कंट्रोल करना, गिल्ट देकर हां बुलवाना, साइलेंस से डर बनाना। यह पैटर्न अब मेरे लिए अदृश्य नहीं है। राहुल का चेहरा पढ़ने में आसान हो गया, क्योंकि जब मैनिपुलेटर पकड़ा जाता है तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। वह अंदर से टूट गया, क्योंकि जिसने दूसरों को हमेशा पपेट की तरह चलाया, आज वही एक्सपोज था। मीटिंग शुरू हुई। सब लोग टेबल पर बैठे। बॉस का टोन शार्प था। कौन टीम को लीड करेगा? पहले राहुल झट से हाथ उठाता था। आज उसने कोशिश भी नहीं की। उसकी आंखों में हीनता थी, क्योंकि उसके सामने अब वो इंसान खड़ा था जिसे वह कभी कमजोर समझता था। बॉस ने आरव की तरफ देखा। तुम रेडी हो? आरव ने एक लंबी सांस ली। वह नर्वस नहीं था, क्योंकि नर्वसनेस की जगह अवेयरनेस ने ले ली थी। वह बोला, हां सर, मैं रेडी हूं, पर इस बार मैं सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं संभालूंगा, मैं अपनी बाउंड्रीज भी संभालूंगा। कमरा शांत हो गया। लोगों ने समझा नहीं, पर आरव समझ रहा था यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं, यह उसके नए जीवन की डिक्लेरेशन थी। इस प्रोजेक्ट के दौरान जो सबसे आश्चर्यजनक बात हुई वो ये कि जब आरव ने अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी शुरू की, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी क्लैरिटी, उसकी डिसीजन मेकिंग सब 10 टाइम्स बढ़ गई। वह लोगों को पढ़ पाता था अब, कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, कौन डर रहा है, कौन डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। अब उसके लिए लोग बुक्स की तरह खुली किताबें थे। उसने समझा कि डार्क साइकोलॉजी का असली उद्देश्य दूसरों को मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि खुद को एम्पावर करना है। जब माइंड शांत होता है तो कोई आपको डेविएट नहीं कर सकता। जब हार्ट स्टेबल होता है तो कोई आपको गिल्ट में नहीं फंसा सकता। जब अवेयरनेस एक्टिव होती है तो दुनिया की हर मैनिपुलेशन 100% ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन उसे जीवन की उस मोड़ पर ले आया जहां वह खुद से पहली बार जेन्युइनली मिला।
आज उसकी वॉक स्टेडी थी, उसकी आंखें डायरेक्ट थीं, उसकी वॉइस ग्राउंडेड थी, उसकी एनर्जी एक इनविजिबल शील्ड की तरह मजबूत थी। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे डर नहीं था, ना रिजेक्शन का, ना लोनलीनेस का, ना बीइंग मिसअंडरस्टूड का। वह अब किसी टॉक्सिक व्यक्ति का रिफ्लेक्शन नहीं, अपने खुद के हील्ड वर्जन का प्रतिबिंब था। एक शाम ऑफिस से घर लौटते समय मेट्रो की खिड़की में उसे अपनी रिफ्लेक्शन दिखी, लेकिन इस बार उस रिफ्लेक्शन में एक नया आदमी नजर आ रहा था। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को डिकोड किया था। एक ऐसा आदमी जिसने समझा कि दूसरों को पढ़ना जितना जरूरी है, खुद को पढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी खुद की कहानी के डार्क हिस्सों पर टॉर्च जला दी थी। आज उसे एहसास हुआ कि असली फ्रीडम दूसरों से नहीं मिलती, असली फ्रीडम खुद को समझने से मिलती है। जब कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वही सबसे बड़ा स्वतंत्रता का क्षण है। और कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा, वह अब राहुल जैसी किसी भी आत्मा से नहीं डरता था, क्योंकि उसने अपने भीतर की मीरा यानी इनर इंट्यूशन, अपने भीतर के मास्टर यानी सेल्फ अवेयरनेस और अपने भीतर के बच्चे यानी इनर वुंड्स, तीनों को हील कर लिया था। आज वह जीत चुका था, और यह जीत किसी कंपटीशन की नहीं, यह जीत अपनी इनर वर्ल्ड के अंधेरों को रोशन करने की थी। यही डार्क साइकोलॉजी का वास्तविक उजाला है, दूसरों की डार्कनेस को नहीं, अपने भीतर की क्लैरिटी को पहचानना। और दोस्तों, इस पूरी यात्रा के अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हर इंसान की जिंदगी में एक राहुल होता है जो चेहरे पर मुस्कान लेकर भीतर अपना एजेंडा छुपाए रहता है, और हर इंसान के भीतर एक आरव होता है जो बस एक सही पल, एक सही जागृति, एक सही अंडरस्टैंडिंग का इंतजार करता है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर इंसान की जिंदगी में एक मीरा भी होती है, चाहे वो कोई दोस्त हो, कोई किताब हो, या फिर आपकी अपनी इनर वॉइस, जो आपको आपके भीतर ले जाकर ये समझाती है कि दुनिया की चालें हमेशा बाहरी नहीं होती। कई बार वे उन जख्मों से शुरू होती हैं जो हम अपने भीतर लिए फिरते हैं। आज अगर इस कहानी ने आपको छुआ है, अगर आपको लगा कि शायद आप भी कभी किसी ऐसे मैनिपुलेशन में फंसे थे, या किसी ने आपकी अच्छी नेचर का फायदा उठाया था, तो ये मत समझिए कि आप कमजोर थे। ये समझिए कि अब आप जाग चुके हैं, और जाग जाना ही असली जीत है। क्योंकि जब मन साफ होता है, बाउंड्रीज मजबूत होती हैं और अवेयरनेस जागती है, तब दुनिया की कोई भी चाल आपको हिला नहीं सकती। हो सकता है रास्ते में अभी भी चैलेंजेस आएं, लोग आपको फिर टेस्ट करें, पुरानी आदतें वापस खींचने की कोशिश करें, लेकिन याद रखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन एक बार नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन हर दिन होता है, हर चॉइस में होता है, हर ना में होता है, हर साइलेंस में होता है, हर क्लैरिटी में होता है। और इसी क्लैरिटी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि इस किताब का ज्ञान आपकी जिंदगी में सच में एक नई रोशनी ला सकता है, तो किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर पढ़िए। क्योंकि कुछ किताबें सिर्फ नॉलेज नहीं देती, वे कैरेक्टर बदल देती हैं। और अगर आप ऐसी ही गहरी, सिनेमैटिक, दिल को छू लेने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हैं, तो बुक्ड समरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि यहां हम किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें जीते हैं। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी बचा कर रखिए, अपनी बाउंड्रीज मजबूत रखिए, और याद रखिए कि दुनिया भले अंधेरी हो, लेकिन आपका मन हमेशा रोशनी बना सकता है।